हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2019 के पेपर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते समय, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर हम वेटेज एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो शायद 2 या 3 पार्ट्स में आपके पास ये वीडियो आएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ कैन वी स्कोर हाई इन जेईई में 2020। किस तरह से आप इस बार जेईई मेंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, है ना। आपको भी याद रखना है कि आपको प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। और अभी जो आपके पास जो टाइम है वो आपके लिए उतना ही बढ़िया है। सभी घर पर अभी घर पे ही है, क्वारंटाइन कंडीशन में है। तो प्लीज ऐसा है कि आप रूटीन आपका अच्छे से सेट कीजिएगा। और ऐसा है कि पढ़ाई को टाइम देना जरूरी है, मैथमेटिक्स को भी टाइम देना जरूरी है। मैं यही नहीं कहता, फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी, सभी को आपको टाइम देना जरूरी है, पर एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास ऐसा है कि पैटर्न में चेंज हुआ है ना। तो पैटर्न में जो चेंज हुआ उस हिसाब से मेरे पास अब 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 25। और पहले मेरे पास आते थे 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब इन 25 क्वेश्चंस में से भी बात की जाए तो अगर मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो एक तो आएंगे 20 आपके पास आएंगे एमसीक्यूज। 20 मेरे पास क्या आएंगे यहाँ पर? एमसीक्यूज, जिसके अंदर आपको सही करने पर आपको मिलेगा +4 मार्क्स, और रॉन्ग आप करते हैं तो -1 मार्क आपके पास। ऐसा है कि गलत करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग है वो -1 हो जाएगा। जबकि मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास 5 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्टिव बेस है, मतलब आपका ऐसा है कि उनका आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास आ रहा होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे पास है उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही है तो +4 है ना, और गलत आप करते हैं तो यू विल गेट 0। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप ऐसा है कि सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। जो लोग करते हैं ना तुक्का मारते हैं, तो तुक्का आप मार सकते हैं इन केस ऑफ सब्जेक्टिव। एमसीक्यू के अंदर आप नहीं मार सकते क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है -1, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर्स। अगर आपके पास समय बहुत कम है, तो जो लोग अभी विद्यार्थी हैं 12th जस्ट अभी पास हैं, 12th के जस्ट एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए 12th जो है ना, तो 12th आप अच्छे से करिए, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स कौन कौन से। तो 12th के जितने भी आपके पास ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो आपको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, या फिर आपको लगता है कि सर ऐसा है कि 11th के कुछ चैप्टर्स मेरे वीक हैं, तो आप उनको आप एक बार स्किप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? पर फिर भी ऐसा अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको छोड़ना चाहिए, आपको सारा पढ़ना चाहिए, पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग है तो उनको पर विशेष ध्यान रखना कि वहां से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर आपका समय है तो आप वीक पे भी फोकस कर लीजिए ढंग से, वीक को थोड़ा समय दीजिए, तो वीक चैप्टर से वो अभी कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं लास्ट ईयर के, तो वो बहुत ही आपके पास क्या है, हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेक रियलिस्टिक स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट। एक्चुअली क्या करता है, बच्चे को जब ऐसा कि मोटिवेट किया जाता है, बताया जाता है जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, और उससे खुद टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो दिन में 24 घंटे में से लगभग 15 घंटे का टाइम टेबल बना लेता है। कुछ लोगों ने भी बना भी लिया होगा कि ऐसा है कि 24 में से 16 घंटे हम पढ़ेंगे, इस बार जेईई मेंस क्रैक कर देंगे अच्छी तरीके से। पर बेसिकली ऐसा है कि आपका जो स्टडी प्लान जो होना चाहिए बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन फॉलो किया और अगले दिन से आप ना कर पाए। तो ऐसा है कि अच्छे से गैप रखिए, है ना। आप ऐसा है कि दिन में, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा 3 घंटे का एग्जाम होता है, दिन में आपका एक स्लॉट लगातार 3 घंटे का जरूर रहना चाहिए, है ना। भले वो आप ऐसा है कि 9 से 12 कर लीजिए या फिर 2 से 5 कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो सकता है ना। तो बेसिकली ऐसा है कि 3 घंटे का कंटिन्यूस शेड्यूल आप रख लीजिएगा। फिर आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि 1 घंटे लगातार, फिर आपने गैप ले लिया, फिर वापस 1 घंटा, ऐसा तो 1 घंटे में आप ऐसा है कि ब्रेक डाउन कर सकते हैं, है ना। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो पढ़ना उसको इफेक्टिवली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मेरी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें डू सेल्फ इवेल्यूशन। तो ऐसा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो खुद को टेस्ट जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा कि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन बिना देखे करिए, आपसे कितने हो रहे हैं। पहले दिन नहीं आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको वो चीज आना लग जाएगी, है ना। इसमें टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस मतलब ऐसा है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसा रहता है कि बच्चे को जब तक क्वेश्चन होते हैं तब तक मजा आता है,
और जैसे ही क्वेश्चन आना बंद हो जाते हैं तो फिर उसको मजा नहीं आता, वो क्या कर देता है, बुक बंद कर देता है, पढ़ना बंद कर देता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा है कि खुद को टेस्ट जरूर करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है कि ऐसा है कि आज नहीं कल 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 कभी न कभी तो आएगा। लगता है हो सकता है वो आपको 7 दिन में आपको परफेक्शन आने में लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 2 दिन लगे। तो आप ऐसा है खुद पे भरोसा रखिए और ऐसा है कि खुद को टेस्ट जरूर करते रहें, है ना। और सॉल्यूशन लेके ना बैठे कभी भी, सॉल्यूशन लेके बैठोगे तो आप कुछ सीखोगे नहीं, है ना। तो ऐसा है कि आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर चेक करिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। मेक प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट पेपर कंसीडरिंग टाइम मैनेजमेंट, योर एक्यूरेसी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड फॉर द सिलेक्शन। तो आप एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाइए कि ऐसा सिलेक्शन के लिए मुझे कितना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको जेईई मेंस क्रैक करना है तो यू मस्ट है 120 टू 130 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, है ना, तो आपको 120 से 130 के मार्क्स के आसपास चाहिए, तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा कि कॉलेज अच्छा मिल ही जाएगा, इट डजंट मीन, है ना। तो आपको सीधी सी बात ऐसा है कि आपका जो ऐसा है कि ट्राई हमेशा रहना चाहिए, जितना आप ज्यादा ला सको उतना बढ़िया। अगर आपको ऐसा है कि एक अच्छा एनआईटी चाहिए तो आपको ऐसा है कि 200 के आसपास, है ना, 200 के आसपास, जिसको हम बोल सकते हैं 200 के आसपास, मतलब ऐसा है कि इट में भी 180 टू 220 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, है ना। अब चूंकि ऐसा कि ये तो हुआ आपके पास पुराने के हिसाब से, पुराना मतलब से पुराने एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से। चूंकि अब मेरे पास ऐसा है कि क्वेश्चन सब चेंज हो गए, पर फिर भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता, है ना। तो ये आपका ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा है कि 160 हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसा है कि 160 180 के आसपास आपके मार्क्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डोंट पैनिक, बी फोकस्ड एंड प्रैक्टिस एज मच एज कैन, है ना। तो पैनिक नहीं होना है कि ऐसा कि नहीं आ रहा है ना। तो आपको जो भी लगता है बेसिकली इसी में आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो घबराना नहीं है, फोकस्ड रहना है और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो लास्ट ईयर अगर बात की जाए 2019 के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पास आए थे वो आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा वेटेज वाला आपके पास क्या था, चैप्टर था, ऐसा आप कह सकते हैं। जितने भी सेट थे, जितने भी पास है कि 8 एग्जाम्स हुए थे अगर कहा जाए तो, क्योंकि ऐसे आपका 4 दिनों तक एग्जाम चलते हैं, एक शिफ्ट सुबह की होती है ना, एक शाम की होती है। तो मेरे पास 8 शिफ्ट के एग्जाम थे। 8 शिफ्ट में अगर देखा जाए तो वेटेज सबसे ज्यादा था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता था वो था कैलकुलस का एक पार्ट, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद ऐसा है कि इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अल्टीमेटली अगर आप कहा जाए तो एक कैलकुलस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ऐसा है कि आपके पास जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो चैप्टर है ना 11th क्लास का, जिसको मैथमेटिकल इंडक्शन भी कह सकते हैं एक तरह से। तो वहां से, सॉरी, मैथमेटिकल रीजनिंग की डिफरेंट चैप्टर है ना। तो इंडक्शन तो पीएमआई से हो गया, वहां से क्वेश्चन तो वैसे कम है पीएमआई से। मैथमेटिकल रीजनिंग से आपका हर सेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। ये ध्यान रखिए, जैसे 8 शिफ्ट हुई थी तो 8 शिफ्ट में आपके पास ऐसा है कि भाई क्वेश्चन एक न एक तो आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपको +4 देने वाला है। तो आप वो चैप्टर ना मैथमेटिकल रीजनिंग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। बाकी सभी से देखा जाए तो आपके पास ऐसा है कि एक 2 सवाल सभी से आए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से बात की जाए तो 2 सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक सवाल, तो 2 सवाल यहाँ से आए हैं ना। स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से बात करते हैं, एक स्टेट से आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी से आ सकता है, या किसी सेट में 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से हो सकते हैं, है ना। 3D से बात की जाए तो 3D से भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही कह सकते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन सब सेट में आए हैं। वेक्टर से भी आपके पास ऐसा है कि एक क्वेश्चन आपके पास हर सेट में आया है ना। तो बेसिकली ऐसा बाकी सारे चैप्टर जहां से आपके पास एक क्वेश्चन ही आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे उनको आप पहले कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर ऐसा है कि अभी हमारे पास समय है, तो आप ऐसा है कि उन पे फोकस रह सकते हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर x² नॉट इक्वल्स टू n pi + 1, n बिलोंग्स टू n, देन n जो है वो आपको क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। देन द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 2 sin x² - 1 माइनस sin 2x² - 1 डिवाइडेड बाय 2 sin x² - 1 प्लस sin 2x² - 1 dx इज इक्वल्स टू, है ना। और यहाँ पर दे रखा है c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमेशा हमारे पास आता है ना। ये चीज तो नॉन है। तो जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ ध्यान से, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, पर मैं अगर डिवाइड करूँ इसको तो देखा जाए तो ऐसा है कि एक पार्ट मेरे पास आ रहा है x
और दूसरा जो पार्ट मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है रूट के अंदर। तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से करें? तो मैंने कहा सर ऐसा है कि एक चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो है हमारे पास है कि जो रूट से बाहर आ रहा है, तो इस रूट से जो बाहर मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है, इस चीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो मैंने देखा अंदर जो एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसके अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन के साथ में, और साइन टू के बाद भी यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर टी रखा जाए तो मेरे पास डिफरेंशिएशन करने पर 2x dx कुछ आएगा, उससे मैं इस x को एलिमिनेट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे यहाँ पर। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी रख लिया, डिफरेंशिएट करने पर मेरे पास हो जाएगा 2x dx dt। और यहाँ पे अगर ऐसा है कि x dx की वैल्यू निकाली जाए तो x dx इक्वल टू जो मेरे पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा dt अपॉन 2। तो मैंने क्या किया, ऐसा है कि x dx की जगह तो मेरे पास आ जाएगा dt अपॉन 2, ये dt अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 इस तरह से आ गया, और x स्क्वायर माइनस वन की जगह हर जगह आ जाएगा t। तो रूट ऑफ 2 sin t माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय 2 sin t प्लस sin 2t। मैंने कहा बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा ऐसा है कि इसके बाद अब क्या करें कि आप इसी का इंटीग्रेशन करा रूट में जो चाहिए, तो हमको करना चाहिए इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज, कि जैसे मेरे पास आ रहा है 2 sin t न्यूमरेटर में, ठीक है, और माइनस sin 2t, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 2 sin t, यहाँ मेरे पास आ जाएगा cos t, दिस इज होल डिवाइडेड बाय सेम 2 sin t एज इट इज एज, और प्लस sin 2t की जगह आ जाएगा 2 sin t cos t। क्या करेंगे? ऊपर से अगर बात की जाए तो 2 sin t कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास बचेगा 1 माइनस cos t, है ना। इसी तरह से नीचे से भी अगर आप ऐसा है कि 2 sin t अगर कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस cos t, ठीक है। तो 2 sin t से 2 sin t तो गया, मेरे पास बचा 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t। अब आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो आप याद रखेंगे, कौन सा? 1 माइनस cos 2t जो होता है वो होता है आपके पास 2 sin स्क्वायर t बाई 2, ऐसा कुछ। इसी तरह से अगर बात की जाए 1 प्लस cos 2t की, तो प्लस आ रहा था, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर t बाई 2। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो था मेरे पास क्या था? रूट के अंदर आ रहा था, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा tan t बाई 2, ठीक है। तो अब मुझे कुल मिला के इंटीग्रेशन करना है हाफ इंटीग्रेशन ऑफ tan t बाई 2 dt। अब इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो आपके दिमाग में ये चीज बड़े क्लियर होनी चाहिए कि tan x का जो इंटीग्रेशन हुआ करता है वो हुआ करता है आपके पास ऐसा है log sec x, है ना। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है कि आपका हाफ की जगह तो मैंने हाफ लिखा, ठीक है, और tan t बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec t बाई 2, दिस इज होल डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, क्योंकि t बाई 2 का डिफरेंशिएशन डिवाइड में जाएगा। इस 1 बाई 2 से ये 1 बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ log sec t बाई 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, t की जगह t की वैल्यू रख दी जो कि थी x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये हो जाएगा log sec x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c, है ना। तो ये मेरे पास ऑप्शन कहीं आ रहा है, तो मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन डी, ये मेरे पास बी वाला ऑप्शन है। अब बात की जाए सर ऐसा है कि इसमें ए ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, तो ए ऑप्शन कैसे करेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को जो मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो इस 2 को ऐसा ही रखिए, और ये जो 2 जो आ रहा है आपके पास न्यूमरेटर में वो पावर में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा मतलब ऐसा हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि पावर होती है तो log लगाने पर वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो आगे जो पावर लगा हुआ है उसको आप पावर में भी भेज सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास ऐसा है कि ऑप्शन जो आपके पास ऐसा है ए बी यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। समझ में आया सभी को? इजी क्वेश्चन था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसे जेईई मेंस क्वेश्चन करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहने के लिए ऐसा है कि आपका जितना भी टाइम उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है उसको आप एक बार स्किप कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि पहली बार माइंड में स्ट्राइक करता नहीं कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल से हो सकता है। अगर थोड़ा सोचा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2⁴ 403 upon 15 is k upon 15 then k is equals to, तो आपको बोला गया है कि ऐसा है कि 2⁴ 403 को 15 से डिवाइड किया जाए
तो आपके पास रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है k by 15 बचता है आपके पास, है ना। सॉरी, इसको ऐसे डिवाइड करने पर आपको जो फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है वो आपके पास k by 15 की फॉर्म में है। यहाँ पे मेरे सबसे k आपका रिमाइंडर होना चाहिए, देन k इज इक्वल टू, तो k आपका कितना आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर थोड़ा सोचा जाए तो ऐसा है, क्वेश्चन एक बार लगता बड़ा टफ है कि क्या करें इसमें, तो बेसिकली आपका ऐसा है कि आप इसमें क्या पावर आ गई है तो हम इसको बाइनोमियल लगाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे लगा सकते हैं वो थोड़ा सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचिएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास डिवाइड में 15 से डिवाइड करना है, तो मैं सोचूंगा ऐसा 2 की पावर ऐसे क्या होती है जो 15 के आसपास आती है, तो मैंने कहा 16 आता है। तो 16 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15 + 1। समझ में आ रही बात। तो मैंने कहा ऐसा कि यहाँ से आपके पास ऐसा है कि मेरे पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल मतलब मेरे पास दो टर्म्स आएंगे 15 और 1, और फिर मैं क्या करूंगा, इनका एक्सपांशन है, पावर में कुछ करके एक्सपांड करूंगा, तो मेरे पास ऐसा एक रिजल्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 की पावर 403/15 लिखा, दिस इज इक्वल्स टू, तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है 2 की पावर 403 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 400 + 3, ठीक है। तो जिसमें से मैंने सेपरेट कर लिया, आपके पास ऐसा है कि 2 की पावर 3 अलग लिख लिया और 400 को हमने लिख लिया 2 की पावर 4 की पावर 100, क्योंकि ऐसा है पावर को पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मेरे पास जो भी चीजें हुई इसको हम देखना शुरू करते हैं। 2 की पावर 3 ये तो हो गया 8, और 2 की पावर 4 हमको पास होता है 16। क्यों लिखा उसका लॉजिक समझिएगा आपके पास, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मुझे 16 अगर आता है तो 16 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 15 + 1 की फॉर्म। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बेसिकली कि 16 लेके आने के लिए 2 की पावर 4 लिखा, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, उस 16 को लिख सकते हैं 15 + 1 होल पावर हो जाएगा 100। चलिए चले आगे। तो विच कैन बी रिटर्न एज, किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैंने कहा सर ऐसा 15 λ + 1 है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, तो बेसिकली बात करते हैं ऐसा कि आपने बाइनोमियल में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला पड़ा होगा एक्सपेंशन का, a + b की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू n c0 a की पावर n b⁻0 प्लस n c1 a⁻n - 1 b⁻1 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट जो टर्म मेरे पास जो आती है वो आती है ncn a⁻0 and b⁻n। तो ये मेरे पास एक्सपांशन है a + b की पावर n का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि a की जगह आ रहा है 15 है ना, और b की जगह मेरे पास आ रहा है 1, तो इसकी होल पावर मेरे पास हो रहा है 100। तो इसमें से अगर इसका एक्सपांशन अगर लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 100 c0, ठीक है। a मतलब 15, तो 15 की पावर मेरे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और 1 की पावर मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 0। अब सेकंड टर्म की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा मेरे पास ऐसा है 100 c1 15 की पावर 99, ठीक है। और साथ में 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की पावर आपके पास 1 है वैसे यहाँ पर। अगली टर्म की बात करूंगा तो इस तरह से 100 c2 आ जाएगा, 15 की पावर मेरे पास यहाँ पे जाएगा कितना 98, इन द सेम वे अगर ऐसा 1 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आप सोचते हैं, देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसा है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर ऐसा 1 वाली टर्म अगर मैं हटा भी लूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, तो एक्सपांशन जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 100 c0 15 की पावर 100, ठीक है, प्लस 100 c1 15 की पावर 99, एंड ऐसा करते करते अगर ऐसा है कि मैं चलता जाऊं तो लास्ट जो टर्म आएगी मेरे पास वो आ जाएगी 100 c100 एंड 15 की पावर 0। अगर उससे पहले वाली टर्म की भी बात कर लें तो वो हो जाएगा आपके पास 100 c99 15 की पावर 1। अब मेरी बात यहाँ पे ऐसे थोड़ा सोचना शुरू करना, देखो ऐसा है जितनी भी टर्म्स की अगर बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसा है कि एक्सेप्ट लास्ट टर्म, क्योंकि वो 100 c100 इज 1, 15 की पावर 0 इज दिस इज अगेन 1, तो लास्ट टर्म जो मेरे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके अलावा जितनी भी टर्म्स मेरे पास यहाँ पर आ रही है उनमें से 15 कॉमन आ सकता है। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं ऐसा 15 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ पे जो आपके पास बचेगा 100 c0 15 की पावर 99 एंड सो ऑन। तो वो जो मेरे पास ऐसा है कि जो भी मेरे पास आ रहा है, जैसे कि मैं बात करूँ 100 c0 15 की पावर 99 प्लस 100 c1 15 की पावर आपके पास 98 एंड सो ऑन, जो भी आपके पास आ रहा है, और लास्ट टर्म मेरे पास जो 1 है वो तो है ना। तो इस लास्ट टर्म के अलावा बाकी सभी में से मैं 15 कॉमन ले सकता हूँ, और जो मेरे पास ब्रैकेट में आ रहा है उसको मैं क्या मान लूंगा, लैम्डा मान लूंगा, क्या अज्यूम कर लूंगा, लैम्डा, वही मैंने यहाँ अज्यूम किया। तो आपके पास क्या आ रहा है 8/15 जो आपके पास है ऑलरेडी,
15 1 प्लस 1 की पावर 100, इसको हम लिख सकते हैं 15 लैम्बडा प्लस 1। मैंने अभी आपको समझाया है ना, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या किया गया कि हमने क्या 8 बाई 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरे पास 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लैम्बडा प्लस 8 बाई 15। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या 8 लैम्बडा है ना, वो मेरे पास क्या एक इंटीजर है ऑब्वियसली। तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरे पास क्या बचता है 8 बाई 15। ये जो मेरे पास आ रहा है 8 बाई 15 वैल्यू, ये मुझे क्या देगी, मेरे पास डेसिमल आंसर देगी। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट है तो मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके इक्वल, k बाई 15। क्वेश्चन नहीं दे रखा कि भाई जो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है वो k बाई 15 के इक्वल है। और जब मैं इस तरह से कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन में घबराने का नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना 15 प्लस 1 तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज किए गए हैं इस चैप्टर से, है ना। और थोड़ा सा ऐसा है कि ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो डिफाइंड है R2R, है ना। और दे रखा है ऐसा कि अगर x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो 5 है फंक्शन की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 है तो a प्लस bx, 3 से 5 के बीच में अगर b प्लस 5x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो आपके पास 30। देन f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चेक करनी है कि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस किस कंडीशन पे होगा या फिर नहीं होगा, जो कि डी ऑप्शन है। बोलता है भाई ऐसा आप कौन सी भी वैल्यू ले आओ a और b की, कभी नहीं होने वाला। तो मैंने कहा सर सोचना शुरू करते हैं फटाफट। पहली बात तो ऐसा है कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ रहा है, फंक्शन कहां पर टूट रहा है, वो आ रहा है एक तो 1 पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है और 5 पे। तो मुझे ऐसा है 3 जगह पर मुझे चेक करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए किसकी, गिवन फंक्शन की। तो सबसे पहले मैंने ऐसा 1 पे चेक किया, तो मैंने बोला सर ऐसा एट x इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन की जो वैल्यू ऐसा है कि 1 पे कितनी है, सबसे पहले वो निकाल लीजिए आप। तो वो कितनी आ रही है, तो मैंने कहा ऐसा फंक्शन की 1 पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5। ठीक है, फिर हम किसकी बात करेंगे, मैंने कहा ऐसा फिर हम बात करते हैं LHL की। किसकी बात करते हैं, LHL। क्या होता है LHL, लिमिट। अभी क्या हो जाएगा आपके पास x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है ऐसा है कि x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। तो LHL पे मेरे पास कितना है, 5 ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी RHL की। तो RHL की जब हम बात करते हैं तो हम वापस वही बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू, मतलब वैसे x इज टेंड्स टू 1 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 1, है ना। ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन यूज हो रहा है a प्लस bx, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ऐसा फंक्शन की जगह a प्लस bx, और जब x की जगह 1 रखा जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस b। चूंकि मेरे पास फंक्शन ऐसा है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन जो आती है वो आती है a प्लस b, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो पहली इक्वेशन जो मेरे पास आती है वो आती है a प्लस b इक्वल्स टू 5। ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, कि ऐसा है कि मैं 3 पर भी इसी तरह से चेक करूंगा। किस पे चेक करूंगा, 3 पे। तो 3 पे अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिए फंक्शन के ऊपर, 1 मिनट। ठीक है, तो 3 के लिए हम बात करेंगे तो मेरे पास ऐसा है कि x इक्वल्स टू अगर 3 पे बात की जाए तो LHL की बात की जाए तो LHL पे अगर आपके पास बात की जाए तो मेरे पास ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, है ना। फंक्शन मेरे पास लेस देन 3 पे काम आएगा मेरे पास a प्लस bx, और जब ऐसा कि x की जगह हम ऐसा 3 रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस 3। अगर मुझे कहा भी जाए ना भाई ऐसा कि f ऑफ 3 निकालो, तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्जैक्टली 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो मेरे पास ये फंक्शन यूज होगा b प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो इक्वल्स टू 3 के लिए यही फंक्शन यूज होगा। तो b प्लस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 3 पुट करूंगा, तो 3 5 से 15 हो जाएगा, तो b प्लस 15 हो जाएगा f ऑफ 3। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं ऐसा RHL निकालने की कोशिश करूं तो RHL पे भी मेरे पास ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस, दिस मींस 3 से ग्रेटर होना चाहिए x की वैल्यू, तो मेरे पास b प्लस 5x यूज होगा, है ना। तो b प्लस 5x में अगर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा b प्लस 15। ओके, अब बात की जाए यहाँ से भी ऐसा कंटिन्यूअस होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये दोनों आपस बराबर होना चाहिए LHL और RHL। और जब मेरे पास ऐसा है कि a प्लस 3b इक्वल्स टू b प्लस 15 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन जो आती है वो आती है a प्लस
2b equals to 15. Am I right? Obviously it is. नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 पे, तो इसीलिए हम ऐसा f of 5 निकाल लेंगे, जो कि मेरे पास ऐसा है कि 30 आ रहा है ऑब्वियसली। LHL की बात करेंगे तो ऐसा 5 आप रखेंगे b प्लस 5x में, तो ये हो जाएगा 5 से 25, तो b प्लस 25 ये मेरा क्या है LHL है। और RHL की बात करें 30 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन जो मेरे पास है कि b प्लस 25 इक्वल टू 30, थर्ड इक्वेशन क्या आ रही है, b प्लस 25 इज इक्वल टू 30, और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। ये जो b की वैल्यू अगर ऐसा मैं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में अगर रखता हूं तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है 5। अगर मैं ये b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं तो वहां से मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 0। क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि b की वैल्यू 5 रखने पर मेरे पास a की अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की आप कौन सी भी वैल्यू यूज करो ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, मतलब ऐसा है कि इक्वल नहीं आ सकते। समझ में आ रही बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके पास ऐसा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। जैसे कि मैंने कहा था कैलकुलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो आपको पूछा गया द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई मॉडुलस cos x क्यूब dx, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा चलो ठीक है निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फंक्शन के लिए ब्रेकिंग पॉइंट की, कि भाई ऐसा है कि फंक्शन कहाँ पर ब्रेक होता है, cos x की वैल्यू 0 कहाँ आती है। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि cos x की वैल्यू 0 कहाँ आती है। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि cos x की वैल्यू 0 कहाँ आती है भाई, π/2 पे। जब x की वैल्यू मेरे पास ऐसा है π/2 हो तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में तोड़ लूंगा। एक तो हो जाएगा 0 से π/2 वाला पार्ट, और एक हो जाएगा π/2 से पाई। क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पे मेरे पास ऐसा है कि इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 0 से पाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, ये मेरे पास है पाई, और बीच में कहीं आ जाएगा मेरे पास π/, ठीक है। और आपके पास था क्या एक्चुअली cos x, इस फंक्शन की बात। अच्छा तो 0 से π/2 में भाई साहब क्या रहते हैं, पॉजिटिव, और π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट भाई साहब रहते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब ऐसा है कि 0 से π/2 में हम सिर्फ cos के x की बात करेंगे तो cos x का क्यूब cos क्यूब x, और π/2 से पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos x का क्यूब। तो माइनस cos x का क्यूब मतलब ऐसा है कि आपके पास माइनस ऑफ cos क्यूब x। समझ में आ रही बात? तो π/2 से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस हमने क्या ले लिया, आगे ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है ना। तो आपके पास ऐसा है कि cos क्यूब x का इंटीग्रेशन, मैंने कहा सर इस तरह से डायरेक्ट तो होता नहीं, तो इसके लिए हम क्या करें, cos 3x का फॉर्मूला यूज करते हैं। और cos 3x का फॉर्मूला आपको क्या आता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसा कुछ होता है। और अगर मैं यहां से cos क्यूब x की वैल्यू निकालूं तो ये आपको हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो हमने ये लिखा है cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर भी सेम टू सेम। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर बात की जाए, ये जो 4 डिवाइड में आ रहा है, यहाँ पर भी जो 4 आ रहा है डिवाइड में, उसको मैंने कॉमन ले लिया तो उसको बाहर निकाल लिया ताकि झंझट ना रहे बाद में। अब बात करें cos 3x प्लस 3 cos x रह जाएगा यहाँ पे भी cos 3x प्लस 3 cos x रह जाएगा। हाँ बीच में माइनस साइन है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। तो cos 3x का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाएगा ऐसा है sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 वो डिवाइड में आ जाएगा। इससे ऐसा है कि प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, 0 से π/2। इन द सेम वे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन सेम चलेगा, तो सेम वैल्यूज आ रही है। जैसे आपको लिमिट चेंज है π/2 से लेके पाई तक। समझ में आ रही बात? अच्छा अब क्या करें, मेरे पास 1/4 ऐसा का ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। तो ऐसा है कि sin 3 π/2 तो -1 होता है आपके पास, तो -1/3 प्लस sin π/2 होता है आपके पास 1, तो 3 × 1 = 3, माइनस 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरी चीज टर्म 0 हो जाएगी। इन द सेम वे पाई और π/2 रखेंगे तो पाई पे तो वैल्यू 0 होती है, तो 3 पाई भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी sin पाई आएगा वो भी 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट में π/2 रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखें, ऐसा -0 इसका कोई मतलब नहीं, ये जो माइनस और इधर भी माइनस आएगा वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 + 3 6,
6 माइनस 2/3 ऐसा कुछ निकल के आएगा, है ना। मैं कर लेता हूँ उसको थोड़ा सा। तो मेरे पास यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/4। अंदर की तरफ मेरे पास आ रहा 3 माइनस 1/3, जो कि मेरे पास हुआ करता है 8/3, है ना। और इधर भी इन्होंने अच्छी तरीके से सोल्व किया है, तो वो भी आपके पास क्या बचेगा, 8/3 बचेगा। 8/3 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा आपका 16/3, है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाइड विद 16/3, और 4 जा होता है 16, तो मेरे पास बचेगा 4/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 4/3 कहाँ दिख रहा है आपके पास, ऑप्शन ए, ये सत्य है ना। दूसरी बात ऐसा है कि अगर क्वेश्चन में उसके ऑप्शंस देखे जाए तो माइनस वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। और रही बात ऐसा है कि 0 से पाई में बात की गई है, और ये मेरे पास फंक्शन जो है वो सीधी सी बात ऐसा है कि देखा जाए तो ऐसा कहीं भी ऐसा कि नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाएगा, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा है कि π/2 पे आपके पास इसकी जो वैल्यू जो आएगी, है ना, तो वो आपके पास मॉडुलस ऑफ cos x का अगर ग्राफ की बात की जाए, है ना, जैसे cos x का जो मेरे पास ऐसा है कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लूँ। जैसे कि मैं बात करूं, ऐसा है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि मेरे पास ऐसा है cos x का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर ऐसा है कि बेसिकली बात करूं ऐसा, तो मुझे कहा जाए ऐसा कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो आपको ऐसा मॉडुलस ऑफ cos x का ग्राफ बनाना है। तो मॉड ऑफ cos x की अगर बात की जाए तो ऐसा है कि आपका ऐसा है कि कोई वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती थी। ये वाला ग्राफ पोर्शन तो ऐसा कैसा पॉजिटिव ही है, ये जो नेगेटिव पोर्शन जो है ये आपस ऐसा है कि ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो ऐसा ही है। समझ में आ रही बात। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो एरिया अंडर द कर्व की बात हो रही है, भले क्यूब हुआ हो, है ना, फंक्शन में चेंज आएगा ऑब्वियसली, पर ऐसा है कि 0 तो नहीं आएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने से रहा, तो ये आपको ये भी कैंसिल हो और ये भी ऐसा। हाँ, 2/3 और 4/3 में यहाँ पे डाउट है तो उसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप इस चीज का ध्यान रखें प्लीज। चले नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, एक उम्दा सवाल ज्योमेट्री से। और क्या कहता है क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस if its vertex and focus are at a distance 2 and 4 respectively from the origin on the positive x-axis, then which of the following point does not lie on it? एक्चुअली पहली बात करते हैं, ऐसा है कि पैराबोला की एक्सिस जो एक्स एक्सिस को अलग है, तो भाई ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए y² इक्वल्स टू 4ax। अब जब इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लियर होना चाहिए द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मस्ट बी एट ओरिजिन, इसका वर्टेक्स 0 0 पे होना चाहिए। पर मुझे ऐसा कहा गया है कि वर्टेक्स इसका 2,0 पे है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, और इसका जो ऐसा फोकस जो है वो कितना है 4,0। तो इस केस में आपके पास ऐसा है कि इक्वेशन होती है मॉडिफाई, है ना। हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, और इक्वेशन जो मेरे पास हो जाएगी अगर ऐसा है कि मेरे पास 0 0 से, अगर आपके पास ऐसा है कि मेरे पास वर्टेक्स जो शिफ्ट हो गया वो शिफ्ट हो गया मेरे हिसाब से h, k पे, तो नई इक्वेशन जो मेरे पास आती है वो आती है y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h। प्लीज आप सभी इसको याद रखें, है ना। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, इसमें से मेरे पास ऐसा है h, k अगर मैं बात करता हूं तो h, k की जो वैल्यू मेरे पास जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है मेरे पास 2,0, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास इक्वेशन जो हो जाएगी वैल्यू रखने पर y² इज इक्वल्स टू 4a। ऑब्वियसली अभी तक मुझे पता नहीं है, हाँ यहाँ पर मेरे पास ऐसा है x माइनस 2 जरूर आएगा। अब रही बात a इज व्हाट, तो a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। a जो होता है वो आपके पास ऐसा है कि वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये 2,0 ये 4,0 दोनों के बीच जिसकी डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट्स। तो मेरे पास a की जगह मेरे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा y² इक्वल्स टू हो जाएगा 8x माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन। नाउ व्हाट इज आस्क्ड टू अस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट, कौन से पॉइंट लाई नहीं करेंगे वो आपको बताना है। तो ये आपके पास एक तरह से हिट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा पॉइंट्स इस इक्वेशन में रखेंगे कौन सा लाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। जैसे कि मुझे ऑप्शन दे रखा है डी, तो डी की बात करें तो 8,6 की बात की गई है, तो अगर ऐसा है कि मैं अगर y की जगह 6 रखता हूं तो इधर मेरे पास LHS में आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 8 x माइनस 2, मतलब ऐसा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 into 6, 8 6 जो आता है मेरे पास आता है 48, इधर मेरे पास आ रहा है 36। ऑब्वियसली
8.6 इस पैराबोला को डिफाइन नहीं कर रहा है या ऊपर लाई नहीं करता है, तो मेरे पास डी ऑप्शन सही हो गया। दैट्स इट, है ना। तो आसान सा सवाल था मेरे हिसाब से, और आप इजीली इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्या कह रहा है मेरे पास ऐसा है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाली एक्सरसाइज से है 12th का, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मुझे दे रखी है। x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5, 2x + 3y + a² - 1z = a+1 has a unique solution, inconsistent, infinite many solution and inconsistent when a = 4। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की आप ऐसा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में एक चीज आप अच्छे से ध्यान दें। पहली बात तो ऐसा है कि मेरे पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं निकल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट। तो ऐसा सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो एक जो मेथड जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है वो बेस्ड है क्रेमर्स लॉ के आधार पे। क्रेमर्स रूल क्या कहता है बेसिकली कि आप ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप ऐसा इस तरह से मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये मेरे पास ऐसा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स, और इक्वल टू मुझे मेरे पास आ रहा है ना कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो आप बना सकते हैं ऐसा कि 1 × x x, 1 × y y, 1 × z, तो x + y + z = 2, जो कि मेरे पास पहली इक्वेशन रिप्रेजेंट है। तो तीनों इक्वेशंस के लिए मेरे पास ये आपका है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से तीनों इक्वेशंस के लिए। अब मैं बात करता हूं मेरे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हुआ करती है, मैं उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, है ना। क्या निकालता हूं मैं? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट निकालता हूं तो मेरे पास वो जो वैल्यू आती है वो आती है a² - 3। ओके, फिर मैं क्या करता हूं ऐसा कि मेरे पास जैसा कि जो फर्स्ट कॉलम है, इफ आई रिप्लेस फर्स्ट कॉलम विद द कांस्टेंट, है ना, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द कांस्टेंट टर्म, जो मेरे पास ऐसा है कि कांस्टेंट टर्म वाली जो मेरे पास कॉलम आ रहा है यहाँ पे 2 5 a+1, तो फर्स्ट कॉलम को अगर उससे रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास डिटरमिनेंट निकालता हूं, वो उसको हम बोलते हैं Δ1। ठीक है, उसको भी हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा a² - a+1। इसी तरह से अगर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करता हूं, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं किया, थर्ड में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड कॉलम को मैं रिप्लेस कर देता हूं उस मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स वाली मैट्रिक्स है 2 5 a+1 से, यहाँ पे आ रहा है देखो, और फिर सोल्व करता हूं तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। इस तरह से मैंने ऐसा है कि Δ3 निकाल रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, थर्ड कॉलम ऑब्वियसली, है ना, आप सही सोच रहे हैं, थर्ड कॉलम को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पर सोचना शुरू किया तो मैंने ऐसा डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात की, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा सोचना शुरू करूँ यहाँ पे, तो भाई ऐसा कि मैंने कहा अगर ऐसा कि सॉल्यूशन अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है ना कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि भाई ऐसा सॉल्यूशन तब निकल सकता है ना, जब आपका ऐसा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा अगर ऐसा है कि अगर मेरे पास जो मेरा पास डिटरमिनेंट डेल्टा है अगर वो 0 हो जाए तो मैंने कहा सर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन में। मैंने कहा ओके, तो मेरे पास जो निकल के आया था वो आता a² - 3, उसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है, तो a जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा √3। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि अगर a की वैल्यू √3 हो, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो ये बी ऑप्शन अपने आप निकल के आ रहा है। तो दूसरी बात ऐसा देखा जाए तो मैंने जो भी क्रेमर्स लॉ की कंडीशन लगाई थी, इनको मुझे लगानी ही नहीं थी, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। अगर मैं सीधा क्या करता, डिटरमिनेंट जो मेरे पास था a² - 3 है, इसको सीधा 0 पुट करता, a की वैल्यू निकालता, ऑप्शन चेक करता, ऑप्शन में ये है कि a = √3 पे आपके पास ऐसा है कि आप इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ रही है। मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज। तो आपका क्वेश्चन मुश्किल से, है ना, मुश्किल से आपके पास ऐसा है 40 सेकंड 50 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा इजी, है ना। अगर आपकी स्पीड और अच्छी है तो मेरे हिसाब से 20-20 सेकंड्स में आप निपटा दोगे ऑब्वियसली, है ना, सारे टैलेंटेड आप सभी। चलिए समझ में आया सभी को? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 6 हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस px + qy + r = 0 such that 3p + 2q + 4i = 0, which one of the following statement is true। मुझे क्या दे रखा है कि आपका जैसे px + qy + r सेट ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर दी, है ना। यहाँ पे पास है pqr की जो बीच में एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन है 3p + 2q + 4r = 0। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो आपको बोला है कि कौन सी इसमें से कंडीशन सही है। तो आपको बोला कि ईच लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट,
और डी जो ऑप्शन है, द लाइंस आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट 3/4 1/2। तो डी ऑप्शन ये कहता है ऐसे सारी लाइंस कॉन्करेंट होंगी, एक ही पॉइंट से पास हो रही होंगी और वो पॉइंट भी कौन कौन से 3/4 और 1/2। सारी परिस्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले मैं देखता हूँ इक्वेशन को। इक्वेशन मुझे दे रखी है px + qy + r = 0 और दूसरी कंडीशन को हम लिखते हैं 3p + 2q + 4r = 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरी कोशिश ऐसा है कि मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करूँ। किस फॉर्म में, जो मुझे सेट ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रही है उस फॉर्म में। क्या मैंने से r का कोएफिशिएंट मेरे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पर r की कोएफिशिएंट कितना 4 आ रहा है, तो मुझे 4 कॉमन ले लेना चाहिए, है ना। तो बाकी ऐसा है कि इस हिसाब से ऐसा है कि बाकी px और qy है, तो अकेला तो ये r ही आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, r का कोएफिशिएंट जो भी 4 आ रहा है वो 1 हो जाए। कैसे आ जाएगा, मैं 4 कॉमन ले लूंगा। और जब आप ऐसा है कि मेरे पास जो इक्वेशन जो थी, मेरे पास 3p + 2q + 4r = 0। अगर मैं यहाँ से ऐसा है कि 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 3/4p + 2/4 q + r = 0। तो 4 तो भाई ऐसा 0/4 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात की 2/4 कट कटा के आपको 1/2 आ जाएगा। बाकी ऐसा 3/4p + 1/2q + r = 0। अब हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या करेंगे, मैं बोलूंगा सीधी बात, क्लियर सेट ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द पॉइंट 3, इसको अभी स्किप करिए, सिंपल कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर अब जब हम करेंगे तो मैं बोलूंगा ऐसा कि मेरे पास यहाँ पे x की जगह मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3/4 और y की जगह जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है 1/2। इसका मतलब ऐसा कि मेरे पास जितनी भी लाइंस आएगी उनके लिए x और y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3/4 1/2। मतलब वो सारी की सारी लाइंस इस पॉइंट से, किस पॉइंट से 3/4 और 1/2 से पास होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑल सेट ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट 3/4 1/2। तो मेरे पास डी ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया, नहीं आया? देखो भी ध्यान से देखो, मैंने जब ऐसा है कि इस तरह से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास x और y की वैल्यू निकल के आ रही है। x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3/4 एंड y = ऐसा 1/2। इसका मतलब ऐसा है मेरे पास जितनी भी सेट ऑफ लाइंस आ रही हैं उनके लिए x और y की ये वैल्यू क्या है, सेम है, सबके लिए सेम। मतलब x, y ये 3/4 1/2 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ डेफिनेटली। और ये आपको बाकी जितनी भी लाइंस आपके पास है ना, जितनी भी लाइंस आपके पास है वो सारी इसी पॉइंट से क्या हो रही होंगी, पास हो जाएंगी, है ना। इस तरह से एक कॉमन पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो आपको ऐसा सारी लाइन उसी से पास हो रही है। बाकी ऐसा कि पैरेलल है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओरिजिन से, तो वैसे भी नहीं हो सकता। अगर एक्स और वाई को जरूर रखता तो मेरे पास एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल आना चाहिए था। तो उसमें मेरे पास एक कंडीशन निकल के आती है कि आर 0 आ रहा है, तो वो सर ऐसा है कि पॉसिबल नहीं था, तो मैंने हटा दिया। मेरे पास डी सीधा निकल के आता, डी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलें फिर आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपने आरडी में या फिर ऐसा है कि शायद क्वेश्चन किए होंगे, क्वेश्चन में आप बोर्ड में करते ही हैं, जितने भी एक आपको मिलते हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आता है उसमें भी मैंने आपने देखा होगा इस तरह सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है, a = cos θ - sin θ sin θ cos θ, then the matrix a raised to power -50 when θ = π/12 is equals to। मैंने कहा चलो ठीक है, तो क्या करें। तो मैंने ये कहा सीधी सी बात ऐसा है कि पहली बात तो a जो है वो मैंने वो लिख लिया, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने ऐसा किसी मैट्रिक्स को उसको ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पास a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करते हैं और अगर i आ जाता है तो हम ये कहते हैं b इज व्हाट, एक्चुअली b इज द a इनवर्स। अगर यहाँ पर मेरे पास जो क्या हुआ a × a ट्रांसपोज जो आ रहा है वो i आ रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि ट्रांसपोज जो है दैट इज a इनवर्स। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा है। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि बेटा कि मुझे निकालना है a की पावर -50, ठीक है। तो a की पावर -n की बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा cos n थीटा। अब सवाल ये आता है सर ऐसा है कि सर ये n सीधा मल्टीप्लाई में किस तरह से आ गया, ये सोचने वाली बात है। तो आप ऐसा है कि a निकालिएगा फिर a² निकालिएगा, है ना। तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आप सीक्वेंस बनाइए बस ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसा a² a³ इस तरह से निकालेंगे तो वो चीज आपके पास ऐसा है कि फिर मल्टीप्लाई में आ रही होगी। आप खुद करके देखना, जैसे कि मैं यहाँ पे भी a² करता हूँ, है ना। तो 2 बार इसी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा cos 2 थीटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा sin
टू थीटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन टू थीटा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा cos टू थीटा। क्योंकि ऐसा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं a को 2 बार, तो यहाँ पर आपको जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि cos टू थीटा होता है। यहाँ पर आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। इस हिसाब से ऐसा है कि मेरे पास ऐसा है कि जितनी मेरे पास पावर में जाएगा मैट्रिक्स के, वो मेरे पास एंगल की मल्टीप्लिकेशन में आएगा इस टर्म के अंदर, इस पोजीशन पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास ऐसा है कि मैंने a की पावर क्या लिया है, -1 की पावर n लिया है। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -1 की पावर n। तो इस हिसाब से देखा जाए तो n क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उस तरह से मैंने लिख लिया है। तो a की पावर -50 क्या होगा, मैंने कहा सर ऐसा है कि -50 मतलब 50 अपन लिख लेंगे n की जगह। तो n की जगह अगर आप क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, तो cos 50 थीटा cos 50 sin 50 थीटा माइनस sin 50 थीटा cos 50 थीटा। थीटा की जगह मुझे कितना रखना, π/12। आप जानते हैं π/12 क्या होता है, मैंने कहा 15 डिग्री। और जब आप इस तरह से रखेंगे, है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 15 इंटू π/12। ये होता है क्या है वो आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लो आपके पास। सबसे पहले तो मेरे पास ऐसा है कि भाई 2 से जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये मेरे पास है 25 π/6। और ऐसा 25/6 को अगर आप ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा 4 + 1/6, क्योंकि 25 π/6 तो यहाँ पे भी पाई मैंने लिख दिया। तो ये मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई + π/6। 4 पाई का मतलब ऐसा है कि आपने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट किया तो 2 पाई होता है, 2 राउंड कंप्लीट किए तो 4 पाई हो जाएगा। तो वापस आप यहाँ पे अगर बात करें 4 पाई + π/6 तो आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए विद एंगल π/6। 4 पाई का कोई मतलब नहीं, आप उनको हटा दीजिए। तो इसका मतलब ऐसा है कि जहाँ पे 50 π/12 वहां पे आप सीधा लिख देंगे π/6। तो cos π/6 sin π/6 माइनस sin π/6 और cos π/6 आप वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2 और sin π/6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। ओके, तो मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन जो है ए जो चमक रहा है यहाँ पे, वो ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो इस तरह का सवाल मेरे पास सिंपल सा लिमिट्स का। देखो ऐसा है कि रूट वाले जो सवाल है ना, ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके पास ऐसा जेईई मेंस में, है ना। तो बेटा ऐसा है कि जितने भी आपका रूट वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपको इस तरह से पावर के, है ना, सिंपल सी मैनिपुलेशन होती है जिसमें आपको ऐसा है कि बस छोटे से कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं। रेशनलाइजेशन वाले जो कॉन्सेप्ट जो बचपन में लगाते हैं, साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट है। तो वैसे आपको बताना कि इस पे लिमिट पहली बात तो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी जीरो पे, वो आपको बात करनी है। और दूसरी चीज आपको ऐसा है कि एग्जिस्ट करेगी तो कितनी वैल्यू आएगी इसके लिमिट की। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या y की जगह जीरो रखना शुरू किया। तो मैं जीरो रखूंगा तो यहाँ पर जाएगा √1, यहाँ पे भी आपका वो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। √2 - √2 इज 0, और नीचे जीरो रखेंगे तो वो 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक तरह से कैसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ये रूट जो आ रहा है ना अगर ये थोड़ा हट जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस साइन आ रहा था न्यूमरेटर में, उसको मैंने क्या किया प्लस में चेंज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और हमेशा यही ट्रिक लगती है, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मतलब ऐसा है 100 में से 99 में ये लगा दो आप, रूट अगर इस तरह से आ रहा हो तो आपने क्या किया, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। नीचे जो है भगवान के जैसा सब सकते हैं, है ना। देखो ऐसा है कि जो जीरो जो ऊपर आ रहा था वो सिर्फ इसलिए आ रहा था क्योंकि सर ऐसा माइनस था, अगर यहाँ प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। तो नीचे अगर ये जो प्लस वाली टर्म आ रही है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो ऐसा का ऐसा रखना, y की पावर 4 ऐसा का ऐसा। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो a + b a - b लगा तो a² - b², है ना, वेरी इजी। तो ये 1 - 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, बाकी 1 + y की पावर। मैंने कहा ऐसा एक बार और लगा देना चाहिए, एक बार और, है ना, एक बार और लगाएंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि भाई ये माइनस साइन है, इसको प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा कुछ नहीं भाई, a² - b²। बचपन से जो करते आ रहे तो हो जाएगा 1 + y की पावर 4 -1, वो कट जाएगा, y की पावर 4 ऊपर बचेगा, नीचे मेरे पास y की पावर 4 आ रहा है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ रह गया मेरे पास 1 -1, ये तो 0 हो चुका था। y की पावर 4 बचा था, उससे y की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 1। बाकी जो भी तस्वीर उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस y की जगह 0 रख लीजिए, है ना। तो यहाँ 0 रखते हैं तो मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का √1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + √2 ये 2√2 हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे रखते हैं तो मेरे पास ऐसा है कि ये हो जाएगा 2 + √2, है ना, ऐसा कुछ। बाकी जगह 0 रखना है, सॉरी हम 0 रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये 1, है, रूट में 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। तो इधर आ रहा था मेरे पास ऐसा है 2√2 × 2, है ना, क्या बता रहा था 2√2
इंटू 2 जो कि मेरे पास हो जाएगा 4√2। तो 1/4√2 मेरे पास आ रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन है डी, एग्जिस्ट भी कर रही है और इक्वल है 1/4√2 के, है ना। ब्रिलियंट, डन डन डन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स फलाना एंड डिग्ना सॉरी ना y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, देन मॉडुलस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू। मैंने कहा ऐसा बड़ा ही मजेदार सवाल है कि भाई ऐसा है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो थीटा उनके बीच का एंगल, तो मोटे तौर पे देखा जाए दोनों ही पैराबोला है, एक बेचारा ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, क्योंकि ऐसा है कि इसका कोएफिशिएंट माइनस आ रहा है एक्स स्क्वायर का, इसका प्लस आ रहा है। तो मैं रफली बना लेता हूँ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ जो भी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे कि बात करें, जैसे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से मैं टेंजेंट की बात कर लेता हूँ, यहाँ से टेंजेंट की बात कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास एंगल जो आएगा वो मेरे पास आ रहा है थीटा। तो मुझे बोला इसका टेंजेंट ऑफ थीटा जो आएगा वो मेरे पास मॉडुलस निकालने पर क्या आएगा। तो मैंने बोला सर ऐसा है कि फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है मॉडुलस ऑफ, है ना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, है ना। आप m2 की जगह m1 रखो, m1 की जगह m2 रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को कुछ फर्क पड़ता, आंसर सेम आएगा, है ना। चिल करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है सर ऐसा है कि मुझे पास दो कर्व दे रखे हैं, है ना, और वो इजीली सोल्वेबल है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे, आपको ऐसा है कि कोई टफ नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया सोल्व होने का मतलब ऐसा है कि चूंकि मेरे पास यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे ही नहीं रखा है, भाई ऐसा है कि आप m1 m2 निकालो तो m1 m2 के स्ट्रेस निकालो तो डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, तो उसका स्लोप निकल के आ जाएगा। पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए ना, तो पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट कौन सा मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालें, किस तरह से निकालेंगे, आप इन दोनों में से कहीं पर भी आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पर 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, that will be equal to 2 plus x square, and on further solving you will get 2x square is equals to 8 and x square is equals to 4 and x will be plus minus 2, yeah, okay। तो मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास x की जो वैल्यू मेरे पास जो आ रही है या तो 2 आ रही है या फिर -2 आ रही है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y की बात करेंगे तो y की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 पे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, -2 रखेंगे तो भी 6, एक तो 2,6, एक ये पेयर बन रहा है पॉइंट का और एक बन रहा है मेरे पास -2,6, तो इन दोनों ही पॉइंट पे मुझे निकालना चाहिए वैसे तो, पर मैं एक से निकालूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो एक ही आंसर दे रखा है, दोनों के लिए सेम ही आंसर आ रहा हो क्या पता। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है पहले वाले का स्लोप निकाला, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट के डिवाइड किया तो मेरे पास आएगा -2x, ओके। मैंने x की जगह कितना रखा, मैंने 2 रख लिया तो -4 हो गया। इंपॉर्टेंट ये कि जो पॉइंट आप इसके लिए यहाँ रख रहे हो वही पॉइंट अगले वाले कर्व के लिए भी यूनिक, ऐसा है 2,6 इसका हुआ, -2,6 इसका हुआ, बंटवारा कर लेते हैं, एक तेरा एक मेरा, काम खत्म, ऐसा नहीं चलेगा। तो सेकंड मेरे पास जो स्लोप आ रहा है वो मेरे पास सेकंड कर्व का, वो भी मेरे पास 2x आएगा, वहां पर x की जगह 2 रखें तो 4 हो जाएगा। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था उसके अंदर हम पुट कर लेंगे, तो मेरे पास है m1 कितना, मैंने कहा -4 है, m2 कितना मेरे पास वो 4 है, तो -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा, वो यहाँ पर आ रहा है, तो -4 ये -8 हो जाएगा और -15 हो जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास 8/15 बचेगा। तो 8/15 जो है वो मेरे पास ऑप्शन ए है, वो सही है। समझ में आ रही है? तो आसान सा था हमारे पास, काफी चिल किया हमने, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।